अंजलि और अवनी ये दोनों जुड़वा बने हैं। दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी ही थी, लेकिन दोनों की आदतें एक दूसरे से विपरीत हैं। जहाँ एक मॉडल बनी रहती है, वहीं दूसरी सिंपल रहना पसंद करती हैं। अवनी को सभी लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो सिंपल हैं। अंजलि बहुत मॉडल हैं और सभी लोग उसको पसंद करते हैं। ये दोनों करोल बाग दिल्ली में रहती हैं और दोनों एक ही क्लास और कॉलेज में पढ़ती हैं। कॉलेज में एक लड़का है जिसका नाम आदित्य है। वो अंजलि को बहुत पसंद करता है और अंजलि भी उसको बहुत पसंद करती है। जबकि अवनी आदित्य को पसंद नहीं करती क्योंकि वह जानती है कि आदित्य एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है और वो सिर्फ अंजलि को टाइम पास के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि वो गर्लफ्रेंड भी कपड़ों की तरह बदलता है। अंजलि और अवनी आज भी आदित्य की वजह से ही लड़ रही थी। देख अंजलि, वो लड़का ठीक नहीं है, तू समझ। मैंने उसको देखा है, वो बहुत बदतमीजी जाहिर और अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। देखो अवनी, तुम अपना काम करो। तुमको कोई पसंद नहीं करता, इसलिए तुम चाहती हो कि मुझे भी कोई पसंद ना करे, लेकिन मैं आदित्य से ही शादी करूंगी और उसकी दौलत पर ही ऐश। अंजलि को समझा कर अवनी थक चुकी थी, लेकिन समझ ही नहीं रही थी। अंजलि और अवनी के माता और पिता दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन अंजलि को ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहिए थी, जबकि अवनी को सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत प्यारी थी। आदित्य शहर के बहुत रईस आदमी था, इकलौता लड़का था जो सिर्फ लड़कियों से टाइम पास करता था। वो अंजलि से प्यार का नाटक कर रहा था और अंजलि इसको सच समझ रही थी। आदित्य आज कॉलेज में अंजलि को देख रहा था, लेकिन अंजलि उसको दिखाई नहीं दे रही थी। सामने अकेली अवनी आ रही थी। उसको देखकर आदित्य अवनी के पास आ गया। हेलो अवनी, कैसी हो? ठीक हूँ, बोलकर अवनी जाने लगी। अरे रुको तो जाने मन, आज अंजलि शायद कॉलेज नहीं आई हैं, लेकिन तुम तो हो, आओ कहीं चलते हैं। आदित्य ने अवनी का हाथ पकड़ लिया। अवनी ने अपना हाथ छुड़वाकर आदित्य से कहा, देखो आदित्य, तुम अपनी ये बेहुदा हरकत अपने पास रखो और बहुत जल्द मैं अंजलि को भी तुम्हारा ये काला चेहरा दिखा दूंगी। बस कुछ टाइम और। ओह, मैं तो डर गया। तुम्हारी बहन अंजलि एक कठपुतली है। क्या है? एक कठपुतली। उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, समझी? समझ में आई मिस अवनी? अंजलि आज कॉलेज देर से आई थी क्योंकि कल रात उसको और अवनी का झगड़ा हुआ था आदित्य को लेकर, इसलिए अंजलि ने अवनी के साथ नहीं आने का बोल दिया था और अकेले बाद में कॉलेज आ गई थी। अपने माँ बाप और पिता से बोल दिया था कि मैं आज कॉलेज नहीं जा रही हूँ, तबीयत खराब है। लेकिन अवनी के कॉलेज जाने के बाद खुद तैयार होकर आ गई। माँ ने पूछा तो बोल दिया कि अब थोड़ा ठीक हूँ, इसलिए घर क्या करूँगी, और कॉलेज आ गई थी। अंजलि कॉलेज पहुंचकर आदित्य से मिलती है। यार, तुम्हारी वो बहनजी टाइप बहन को तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? अंजलि आदित्य अंजलि को उसकी बहन अवनी के बारे में बोलता है। क्यों, क्या किया उसने? आदित्य कुछ बोल रही थी वो। अरे, मैंने उसको पूछा कि अंजलि आज कॉलेज नहीं आई तो मुझ पर बरस गई कि तुम दूर रहो अंजलि से, और तुम रईसज़ादे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। और आदित्य ने दो चार बातें अपने पास से भी लगाकर अंजलि को बोल दी थी। अंजलि फुल गुस्सा हो गई थी। उस अवनी को मैं अब नहीं छोड़ूंगी। रहने दो अंजलि, तुम से कुछ नहीं होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम मेरी साथ भाग क्यों नहीं चलती? बोलो अंजलि। आदित्य ने अंजलि से कहा। आदित्य, तुम अपने मॉम डैड को घर भेज दो रिश्ते लेकर।
मैं भाग नहीं सकती। ओह, तो तुम भी डरती हो समाज से? नहीं अंजलि, किसी से नहीं डरती। अंजलि अब आदित्य से भी गुस्सा हो चुकी थी। आज इस अवनी की बच्ची को मैं छोड़ूंगी नहीं। अंजलि घर लौटकर बैठी हुई थी। कॉलेज में क्लास में नहीं गई थी। सिर्फ आदित्य से मिलकर वो वापस आ गई थी। आदित्य ने अंजलि को अवनी के खिलाफ भड़का दिया था। अब अंजलि को मैं इधर कॉलेज में अवनी लाइब्रेरी जा रही थी। उसको आदित्य की आवाज़ सुनाई दी और वो रुक गई। वो बोल रहा था, हे ब्रो रवि, आज मैंने अंजलि को भड़का दिया है। अब अवनी और अंजलि में खूब लड़ाई होगी और फ़ायदा होगा मुझे, आदित्य ठाकुर को। अंजलि अब मेरी जाल में फंस चुकी हैं। मैं जल्द ही उसके साथ भाग जाऊंगा और अंजलि को फिर छोड़ दूंगा। फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। भागी हुई लड़की से कौन शादी करेगा? हा हा हा। और वो हंसने लगा। रवि भी साथ हंसने लगा। अरे ब्रो, क्या फंसाया है तूने उस अंजलि को? लेकिन इतनी बुरी सज़ा देगा तू अंजलि को, वो भी सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से? हाँ, वो थप्पड़ मेरी गाल पर नहीं, दिल पर लगा था। उसकी गूंज आज भी मेरे दिल में और दिमाग में है। जब तक इस अंजलि की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा, मुझे चैन नहीं आएगा। चल, अब चलते हैं। अवनी ये सुन रही थी और उसने आने का सुनकर वो जल्दी ही वहाँ से हट गई। अवनी अब घर आ चुकी थी और जैसे ही वो अपने रूम में आई, अंजलि उसने से लड़ने लगी। अवनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी ज़िंदगी में इस तरह दखल दे? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात मेरे और आदित्य के बीच में आई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अंजलि ने अवनी को घूर कर कहा। लेकिन अंजलि, वो आदित्य ठीक नहीं है। वो तेरे साथ खेल खेल रहा है, तेरे फीलिंग्स से खेल रहा है। आज मैंने लाइब्रेरी में आदित्य की बातें सुनी। तुझे याद है, कॉलेज के पहले दिन आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा लिया था। तब तूने उसके एक थप्पड़ मारा था। सिर्फ उस थप्पड़ के लिए वो तेरी ज़िंदगी से खेल रहा है, तुझे झूठी मोहब्बत में फंसा रहा है। अवनी ने जो बातें सुनी थी वो सब बोल दी। अवनी को, ओह प्लीज़, मुझे तेरी ये नॉनसेंस नहीं सुननी। और मैं जानती हूँ तू मुझे खुश नहीं देख सकती, इसलिए तू ये चाहती है कि तू आदित्य को फंसा ले, जिससे कि तेरी लाइफ ऐशो आराम से गुजरे। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। समझ आई? अवनी बेचारी बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि उसके सामने उसकी बहन की ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी और अंजलि उसकी बात नहीं सुन रही थी। अगले दिन कॉलेज में, क्या हुआ मेरी जान, आज आपका मूड थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है? आदित्य ने अंजलि से कहा। ठीक कैसे होगा आज अद्दू, आज घर पर इस अवनी ने मम्मी को सब बोल दिया और मम्मी ने मुझे वार्न किया है कि मैं तुमसे नहीं मिलूं। अगर मैं तुमसे मिली तो मेरा कॉलेज आना जाना बंद। और पापा से आज वो बात करने वाली हैं। मैं क्या करूं? पापा को जैसे ही पता लगेगा वो मेरी घर से आना जाना बंद कर देंगे। आज भी मैं ज़बरदस्ती घर से छुपकर कॉलेज आई हूँ। हमें आज ही शादी करनी है। अंजलि बोलो, क्या तुम तैयार हो? बोलो अंजलि, वरना तुम्हारे मॉम और डैड हमको जीने नहीं देंगे। आज आदित्य ने अपनी चाल चला दी। ठीक है, मुझे भी यही ठीक लगता है। आदित्य ने आज रात विष्णु होटल पर पहुंच जाती हैं। तुम भी वहीं मुझे मिलना। ओके, अब तुम घर जाओ। आदित्य अब खुश था। आज उसका बदला पूरे होने वाला था। रात को अंजलि की घर पापा ने उसके घर से कदम भी बाहर ना निकलने की वार्निंग दी। दोनों अंजलि और अवनी अब एक रूम में थी। रात के 11 बजे गए थे और अंजलि अब अपना सामान पैक कर रही थी। तुम ये क्या कर रही हो अंजलि? अवनी ने कहा। तुम से मतलब? जाओ सो जाओ। अंजलि ने गुस्से से अवनी को देखा। देखो अंजलि, मुझे कुछ गलत लग रहा है। तुम अपना सामान पैक क्यों कर रही हो? बोलो। भाग रही हूँ मैं आज इस जहन्नुम से।
समझ में आई बात। अंजलि ने गुस्से से अवनी को घूर कर बोली, तुम पागल हो गई हो अंजलि। पापा और मॉम मर जाएंगे, उनकी इज्जत सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम इतनी नादान भी नहीं हो। प्लीज़ ऐसा कोई गलत काम मत करो। अंजलि मेरी बात सुनो ध्यान से। आदित्य बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ जलील इंसान है। उसकी प्यारी बातें आज तुम्हें अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है और माँ और पिता का दिल दुखा कर तुम कभी सुखी नहीं रह सकती। आई डोंट केयर, समझे आई अवनी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम सबकी लाइफ में क्या होगा। बोलकर अंजलि अपना पैक सामान लेकर जाने लगी। मैं अभी माँ को और पापा को बुलाती हूँ, बोलकर अवनी जाने लगी। पीछे से अंजलि ने एक भारी गुलदस्ता अवनी के सिर पर मार दिया। 2 साल बाद अवनी एक सुर्ख जोड़े में बेटी हैं और बारात इंतज़ार कर रही हैं। थोड़ी देर बाद ही अवनी की बारात आ जाती है और अवनी की शादी हो जाती है। अवनी और ऋषभ दोनों खुश थे और अवनी अब बहुत खुश थी। बस ज़िंदगी में सिर्फ एक ही टेंशन थी कि उसके माँ और पिता अकेले कैसे रहेंगी, क्योंकि अब वो ये शहर छोड़कर देहरादून जा रही थी। ऋषभ के साथ उसकी जॉब देहरादून में थी और अब वो वहीं रहेगी। अभी वो सोच रही थी कि ऋषभ रूम में आ गया। वाकया कर रही हो अवनी। ऋषभ ने अवनी को पैकिंग करते हुए देख कर कहा, वो हम कल देहरादून जा रहे हैं तो इसलिए पैकिंग कर रही थी। अच्छा, हम शाम को मॉम डैड से मिलकर सुबह ही निकल जाएंगे देहरादून के लिए। ऋषभ के मॉम डैड नहीं थे, वो अवनी के मॉम डैड से मिलने की बोला था। अगले दिन ही वो देहरादून के लिए निकल गए थे। देहरादून पहुंचकर अवनी जब एक घर के सामने रुकी, वो घर कम महल ज़्यादा था, इतना हसीन था। ऊपर से देहरादून का मौसम। अवनी बहुत खुश थी और अवनी जब और खुश हो गई जब ऋषभ ने अवनी को बताया कि उसने ये घर किराए से नहीं बल्कि पर्सनल खरीद लिया है, वो भी बहुत कम दामों पर। अवनी अब और खुश थी। ऋषभ का एक दोस्त रवि और रवि का साला जो कि इंडिया ही छोड़कर चला गया था, उसने ये बहुत कम दामों पर मुझे बेच दिया है। अवनी ने थोड़ी सफाई की घर की और अब किचन क्लीन कर और चाय बनाने लगी। ऋषभ की आवाज़ सुनकर वो किचन से बाहर आ गई और अब वो दोबारा किचन में गई थी। सामने जो उसने देखा वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सकी। चाय में तो अभी खोल भी नहीं आई थी और चाय बनकर खुद ही कप में हो गई और सामने रखी हैं। लेकिन हम तो घर में 2 ही हैं, फिर ये 3 कप में क्यों? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने यह बात जब ऋषभ से कही तो ऋषभ खुद हंसने लगे और बोले, ज़्यादा सफाई करने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब जाकर थोड़ा आराम करो। और 2 कप और 3 कप की बात तो तुम्हारे दिल ज़्यादा चाय को हो रहा होगा और इसलिए तुम 3 कप चाय की होगी। बात मजाक में ही बनकर रह गई थी। अगले दिन ऋषभ अपने ऑफिस चले गए थे और मैं घर के काम कर थोड़ा लेट गई। आराम करने के लिए ऋषभ मुझे बोल कर गए थे कि दोपहर का खाना घर ही आकर खाएंगे। अभी सिर्फ 10 ही बजे थे सुबह के। मैंने सोचा 1 घंटा आराम कर लेती हूँ, फिर दोपहर का काम कर लूँगी। मैं बेड पर लेट गई थी। थोड़ी देर बाद ऋषभ मेरे पास आकर लेट गए और उनकी आहट से मेरी आंखें खुल गई। ऋषभ तुम कब आए? अवनी ने चौंक कर ऋषभ की ओर देखकर कहा। हाट, यह कैसा सवाल है अवनी? ऋषभ ने अवनी के गाल पर हाथ रखकर कहा, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मेरी तबीयत ठीक है ऋषभ, बस थोड़ा थक गई हूँ तो सोचा 1 घंटा लेट जाती हूँ और फिर खाना बना लूँगी। लेकिन आँख लग गई और देखा खाना भी नहीं बनाया। वैसे तुम दोपहर को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अवनी बेड से उतरकर दुपट्टा ओढ़ते हुए बोली। ऋषभ अभी भी
लिया नज़रों से अवनी को देख रहा था। अवनी बिना कुछ बोले रूम से निकलकर किचन की ओर गई और चौंक गई। खाना बना हुआ, बल्कि कुछ बर्तन खाने के सने हुए भी थे, जैसे किसी ने खाया हो। अवनी जल्दी से रूम में की ओर गई और ऋषभ से बोली, तुमने खाना बना कर खा भी लिया? ऋषभ ने अवनी का हाथ पकड़ा और उसको अपने पास बैठाया और बोला, क्यों मजाक कर रही हो अवनी? अरे हम दोनों ने साथ खाना खाया है, और खाना मैंने नहीं, तुमने बनाया है। तुम खाना खाकर अभी रूम में आई थी, ये बोलकर कि अब हम चाय पियेंगे। थोड़ी देर तुम नहीं आई तो मैं रूम में आ गया और देखा तो तुम सो रही हो। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने सामने रखी घड़ी में टाइम देखा तो हैरान रह गई। घड़ी में 3 बज रहे थे दोपहर के। अवनी उसका अपना सर पकड़कर बैठ गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो कुछ खाना बनाया ही नहीं, और ऋषभ के साथ खाना किसने खाया और बनाया किसने खाना, क्योंकि वो तो सुबह 10 बजे से सोई हुई थी। ऋषभ ने समझा शायद अवनी नई जगह और नए माहौल में आकर और थोड़ी थकान की वजह से ऐसे रिएक्ट कर रही हैं। और फिर उसने मॉम और डैड भी वहाँ अकेले हैं, इससे वो टेंशन में है, उसको आराम की ज़रूरत है। ऋषभ ने बिना कुछ बोले ही बात को घुमा दिया और अपने ऑफिस दोबारा चला गया, ये बोलकर कि अवनी ज़्यादा परेशान मत होना, हम रात को बात करेंगे। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो ऋषभ के जाने के बाद किचन गई बर्तन धोने के लिए। लेकिन जब वो किचन गई तो वहाँ सभी बर्तन धुले हुए थे और अपनी जगह रखे हुए थे। हैरानी की बात तो यह थी कि 2 कप चाय के भी बने हुए थे, जिससे गर्म चाय मौजूद थी। ये सब देखकर अवनी की चीख निकल गई और वो चिल्लाने लगी, कौन है यहाँ, कौन है यहाँ? यह देखना चाहती हूँ कौन है यहाँ। तभी उसको महसूस हुआ कि उसके सामने रूम में कोई है। वो धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उसे साए की ओर बढ़ने लगी। कौन है वो? कहीं ऋषभ तो नहीं है? जब वो रूम में अंदर गई तो वो भी ज़्यादा चीख पड़ी, क्योंकि वहाँ पर रखे उसकी अलमीरा के नए नए कपड़े किसी ने जला दिए थे और उनसे आग लग रही थी। यह सब देखकर अवनी बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुली, तब उसने देखा वो बेड पर लेटी हुई और कोई लेडी डॉक्टर उसका चेकअप कर रही थी। ऋषभ उसके सर पर हाथ फेर रहा था। अवनी को होश आया तब ऋषभ उसके सर को सहला रहा था, लेकिन अवनी अभी भी खौफ कांप रही थी। ऋषभ को कुछ पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि जब वो ऑफिस से देर रात तक घर आया तब अवनी रूम के अंदर बेहोश पड़ी थी। फिर उसने जल्द ही पास की लेडी डॉक्टर को बुलाया और लगभग 2 घंटे बाद अवनी को होश आया था। लेडी डॉक्टर ने ऋषभ से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, इनको सिर्फ आराम की ज़रूरत है, और वो चली गई। अवनी ने कसकर ऋषभ को अब पकड़ लिया और रोने लगी। ऋषभ ने अवनी से प्यार से पूछा, अवनी यार तुम इतना काम क्यों करती हो और अपना हाल ये बना लिया है कि काम करते करते बेहोश हो गई हैं। पता है मैं कितना डर गया था। अवनी ने ऋषभ से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी कि ऋषभ यकीन नहीं करेगा। और फिर एक नज़र पास अलमारी पर डाली, बिल्कुल क्लीन थी, और पास ही रखे उसने वही कपड़े वो जल रहे थे, बिल्कुल ठीक रखे थे। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सच है या वहम? अवनी एक कशमकश में थी, एक डर और दूसरा ऋषभ का इन बातों का मजाक बनाना। ये दोनों बातें ही अवनी को अंदर ही अंदर घोट रही थी। क्या हुआ अवनी, अब तबीयत ठीक है? ऋषभ ने अवनी से पूछा। जी मैं ठीक हूँ। ऋषभ अवनी ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, लेटी रही। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो प्लीज़, एक औरत लाल साड़ी पहने हुए चिल्ला रही थी। अरे जैसे उसका चेहरा करीब आया, पूरा चेहरा जला हुआ था, एकदम
से अवनी की चीख निकल गई और बिस्तर से उठ गई। पसीने से पूरी गीली हुई अवनी हाँफ रही थी। ऋषभ अपने लिए चाय बनाने किचन गया था। अवनी की चीख सुनकर वो रूम में आया तो अवनी बदहवा हवास बेटी हाँफ रही थी। ऋषभ ने अवनी को जब ऐसे देखा तो बेचारा उसके पास आ गया और पूछने लगा, क्या हुआ अवनी, तुम ठीक तो हो ना? और वो मैंने एक सपना जली हुई लड़की को चिल्ला रही थी बोलकर अवनी रोने लगी और ऋषभ के गले लग गई। रात कैसे कैसे बीत गई, लेकिन सुबह ऋषभ को ऑफिस जाते देख अवनी फिर से डर गई। वो इतने बड़े घर में अकेली, और फिर कल वाली वारदात, वो सपना, कैसे रहूंगी मैं अकेली? अवनी मन ही मन सोचने लगी। ऋषभ ने अपने लिए और अवनी के लिए नाश्ता बनाया और दोनों बेड पर ही बैठे शांत खाने लगे। ऋषभ ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अवनी से कहा, मॉम डैड के पास चले कुछ दिनों के लिए, तुम थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओगी। अवनी भी यही चाहती थी। उसने तुरंत हाँ बोल दिया और ऋषभ के गले लग गई। ऋषभ ऑफिस जाने लगा और बोला, अवनी आज तुम पैकिंग कर लेना, कल सुबह एक हफ्ते के लिए मॉम डैड के घर चलेंगे दिल्ली, और रूम से बाहर मत निकलना। मैं दोपहर में होटल से खाना ले आऊँगा और फिर यहीं रहूँगा। अवनी ने हाँ में गर्दन हिला दी और ऋषभ चला गया। अवनी लेटी लेटी बोर में हो गई थी। मोबाइल कर ही दूसरे कमरे में आ गई थी और मोम को कॉल करने लगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? आगे देखने के लिए कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। धन्यवाद। आपको ऐसी ही कहानियाँ हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं।